हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का लेक्चर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर 4। स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 के लेक्चर 1 में हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। हमने थॉमसन्स का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और बोर्स मॉडल ऑफ द एटम डिस्कस किया हमारे लेक्चर 1 में। हमने अभी तक ये जाना कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। नील बोर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन एक डिस्क्रीट लेवल पर, जिसको हम एनर्जी लेवल या ऑर्बिट्स या शेल्स कहते हैं, उनमें सिचुएटेड होकर तब रिवॉल्व करता है एक एनर्जी के साथ, जो एनर्जी कभी भी रेडिएट नहीं होती, डिके नहीं होती। ये बताया था नील्स बोर ने। ऑर्बिट का मतलब कक्षा, एक पर्टिकुलर कक्षा होती है हर इलेक्ट्रॉन की, जिसमें वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब बच्चों, कितनी कक्षाएं होती हैं हमने अभी तक ये जाना कि जो सबसे पास होती है न्यूक्लियस के, उसको हम K, फिर L, M, N या फिर नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से कक्षाएं K, L, M, N या जिनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिवॉल्व करते हैं। किस कक्षा में, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन दी ऑर्बिट्स कैसे होगा? क्या हर ऑर्बिट में इक्वल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं या किसी भी ऑर्बिट में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? तो नहीं, इसके लिए दिया बोर-बरी स्कीम, जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं। तो सबसे पहला पोस्टुलेट है बोर-बरी स्कीम का, सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि एक ऑर्बिट में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं जो 2n² फॉर्मूला को जस्टिफाई करेंगे। फॉर्मूला यही है 2n²। सबसे पहला पॉइंट यह है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल और प्रेजेंट इन द एनर्जी लेवल विल बी इक्वल टू द फॉर्मूला 2n², जहां पर n की वैल्यू इज 1 फॉर K शेल, 2 फॉर L शेल, 3 फॉर M और 4 फॉर N शेल। K, L, M, N के लिए N की वैल्यू 1, 2, 3, 4 है और आप 2n² फॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले K की बात करें अगर, तो K के लिए स्मॉल n की वैल्यू इज 1। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2 into 1², दैट मीन्स 2। अगर हम L के लिए देखें तो 2 into 2², दैट इज 8। M के लिए देखें तो 2 into 3², 18। 2 into 4 हो जाएगी वैल्यू फॉर कैपिटल N, स्मॉल n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4, 32। यानी कि K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? ये हमारी एनर्जी लेवल्स हैं, जिसको हम 1, 2, 3, 4 नंबर्स कर सकते हैं, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? K में 2, 8, 18 और N में 32। सो इस तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे पर्टिकुलर एक ऑर्बिट में। दूसरा लॉ है स्टूडेंट, जो इनका सेकेंड पोस्टुलेट है, वो ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन अकोमोडेट, जो स्थित होंगे। देखिए, एक तो आपके इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं जो हमने 2n² फॉर्मूले से निकाला,
दूसरा पॉइंट ये कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अकोमोडेट हो सकते हैं एक एनर्जी लेवल में वो होंगे 8। मतलब मैक्सिमम टेंडेंसी जो है किसी भी ऑर्बिट की फिलअप करने की इलेक्ट्रॉन को, वो पहले होती है 8। सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? अप टू 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और जब 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो जाएंगे तब हमारी नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जाना स्टार्ट हो जाएंगे। के में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, तो इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। 8 इसकी टेंडेंसी नहीं है फुलफिल करने की 8 इलेक्ट्रॉन्स को। तो पहला पॉइंट कि 2n² फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फुल होंगे एक ऑर्बिट में। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन अकोमोडेट इन एन ऑर्बिट दैट इज 8। 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अकोमोडेट हो सकते हैं एक ऑर्बिट में। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इनर मोस्ट शेल में जाएंगे, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के में जाएंगे, जब तक के कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगी, फिर एल में जाएंगे। के में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, एल में 8। तो जब तक एल में 8 नहीं हो जाएंगे तब तक हमारी एम शेल स्टार्ट नहीं होगी, यानी कि पहले इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, उसके बाद हमारी आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स जाया करेंगे। ऐसा नहीं है कि के में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और आप एल में इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। सबसे पहले के पूरी भरेगी, उसके बाद एल में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और उसके बाद फिर जब एल में 8 होंगे फिर एम में जाएंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन ऑर्बिट्स में। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ही बेस्ड है। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा कि जिस तरह से ह्यूमन के पास 2 हाथ हैं, मतलब उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है 2। तो इसी तरह से हर एलिमेंट की, हर एटम की एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। ये कैपेसिटी जो आपकी डिसाइड करती है कि एक एलिमेंट और बाकी कितने एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो इसी को हम केमिस्ट्री में कहते हैं वैलेंसी। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है। तो इस तरह से आप यहां लिखेंगे। इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अमंग ऑर्बिट्स। इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बहुत इजीली डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स का। 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ के में जाएगा, यहां मैं लिख रही हूं KLMN। के ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं हीलियम। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें जाएंगे आपके के में जाएंगे। अब आता है हमारा लिथियम। लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे के में, बचा 1 जो कि जाएगा एल में। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन से ही हमें पता चलेगा कि हम वैलेंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बेरिलियम देखते हैं 2 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के में और 2 इलेक्ट्रॉन्स एल में। जितने इलेक्ट्रॉन्स सबसे बाहर वाली ऑर्बिट्स में होते हैं, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एल में, तो इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन बताते हैं कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है। बोरोन का केस देखते हैं। बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्लेस्ड इन के और 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एल में। जब तक एल के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे एम शेल भरना स्टार्ट नहीं होगी। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि सोडियम का एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबसे पहले के में, उसके बाद एल में जाएंगे मैक्सिमम 8। अब 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो अब जाएगा एम शेल के पास। इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एक एक करके ऑर्बिट्स में। यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो सोडियम के पास है वो है 1। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सोडियम के केस में, 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन के केस में, और 2 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेरिलियम के केस में। इनको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको सोडियम का रिप्रेजेंट करके दिखाती हूं। ये न्यूक्लियस है सोडियम का, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सिचुएटेड हैं
इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें ऑर्बिट्स बनानी है। इसके पास KLM 3 ऑर्बिट्स हैं, तो हम यहाँ 3 ऑर्बिट्स बनाएंगे, 1, 2 एंड 3। ये है KLM और इनको हम इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे इन ऑर्बिट्स में। इन ऑर्बिट्स में हम इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि K के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद सोडियम की जो L शेल है, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे L और M में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस तरह से आप डिपिक्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट में। अब इनसे आप वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट में, यानी कि सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट होती है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं आउटर मोस्ट में, तो हर एक शेल फुलफिल हो जाती है, उसकी एनर्जी लो हो जाती है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। उसकी जो केमिकल रिएक्शन करने की टेंडेंसी होती है, या आप कह सकते हैं कि केमिकल एक्टिविटी हो जाती है, वो बहुत कम हो जाती है। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहा जाता है कि उनकी ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या कहते हैं? कि उनकी ऑक्टेट कंप्लीट है और उनकी वैलेंसी 0 होती है। उनकी वैलेंसी 0 होती है क्योंकि वो किसी से कंबाइन नहीं करते, तो इसीलिए उनकी वैलेंसी 0 कही जाती है। इसके बेसिस पर अब हर एलिमेंट चाहता है कि उसकी एनर्जी सबसे लो हो, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। हर एलिमेंट चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स रहें ताकि वो भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर पाए। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अमंग ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स में आपने इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगर किया है, एक इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट असाइन की गई है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एलिमेंट चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ताकि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो और उसकी वैलेंसी 0 हो। तो इसी वजह से जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, तो क्या होता है? जैसे यहां पर सोडियम का केस देखते हैं, इसके पास 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि उसके अंदर वाली जो ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम इसके पास जो इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, इसको डोनेट कर देगा उस एलिमेंट को जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा? लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। इसके पास, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। इनिशियली आप देखेंगे सोडियम पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इससे क्या होगा? सोडियम की जो टेंडेंसी है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ये लूज कर देगा और इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, वैलेंसी सोडियम की 1 हो जाएगी। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गेन किए गए हैं इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेबिलिटी, लॉस किया गया है इलेक्ट्रॉन का इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी, या फिर शेयर किए गए हैं इलेक्ट्रॉन्स in order to attain the stability, और an electronic configuration जिसमें outermost में 8 electrons हों, तो वही आपका क्या होता है? वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे कि यहाँ सोडियम की 1 है, अब हम क्लोरीन की देखते हैं। यहाँ पर क्लोरीन की हम वैलेंसी लिखते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलिए देखते हैं। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स L में। अब 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। M शेल में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है। इन ऑर्डर टू
कंप्लीट इट्स ऑक्टेट क्लोरीन क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को या तो गेन कर सकता है, या तो इसमें अगर आप 1 ऐड कर दें तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे। तो हमेशा ऐसा टास्क चुनता है एक कोई भी एलिमेंट जो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत ना पड़े, ज़्यादा चार्जेस उस पर जनरेट ना हो। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे इसके बारे में और डिटेल में। तो जैसे क्लोरीन के पास यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या करेगा क्लोरीन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा और अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो क्लोरीन की वैलेंसी हो जाएगी यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज के साथ, इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1। जैसे कि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ क्योंकि उसने लूज किया है इलेक्ट्रॉन को। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो माइनस या नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो इस तरह से क्लोरीन नेगेटिव चार्ज्ड आयन बनाएगा और इसको हम बोलेंगे कि इसकी वैलेंसी -1 है, जैसे कि सोडियम की वैलेंसी +1 है। इस तरह से आप वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं। जिसने जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, जिस एलिमेंट ने जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, या जितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। शेयर करने का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं विद कार्बन। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 4। इसके जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 हैं। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या फिर 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। दोनों ही चांसेस हैं, बट कार्बन डिसाइड्स कि इट विल शेयर द इलेक्ट्रॉन। तो ये शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इस पर कोई चार्ज नहीं आता। कार्बन पर ना ही नेगेटिव चार्ज आता है ना पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन इसकी वैलेंसी 4 हो जाती है क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है। तो ये तीनों चीजें हमें ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन का गेन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एलिमेंट, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है या लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। तो इस तरह से आप वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमें पता है कि जो एक एलिमेंट होता है उसमें उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z यानी कैपिटल Z से, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट, यही होता है आपका एटॉमिक नंबर। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं सोडियम, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर आपका एटम न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, मान लीजिए अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेबिलिटी। लेकिन अगर आपका एलिमेंट न्यूट्रल है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन का लॉस, गेन या शेयरिंग नहीं हुआ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। उस केस में दोनों ही नंबर्स इक्वल होते हैं। और सोडियम की बात करें तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स हैं, यही इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। 11 विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन हैं, उतने ही प्रोटॉन्स हैं और यही इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं मास नंबर। मास नंबर यानी कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, इनको कंबाइनली, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइनली हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस में, क्योंकि ये न्यूक्लियस में रहते हैं इसीलिए इनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। न्यूक्लियस पर ही हमारे पूरे एटम का जो मास होता है वो डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते। दो प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और जितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको आप कंबाइन कर देंगे तो आपको मास नंबर पता चल जाएगा। जैसे कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। तो आपको इसका अगर मास नंबर पता करना है तो 6U प्लस 6U मेक इट 12U, यही इसका मास नंबर है। सोडियम की बात करें
तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो आप इसको अगर कंबाइन करेंगे तो 23 इसका मास नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आइसोटोप्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा एलिमेंट का सेट जिसके पास एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 इसको बोलते हैं प्रोटियम, यह है हमारा ड्यूटेरियम, और यह है 1H3 होता है ट्राइटियम। आइसोटोप्स बेसिकली एक ऐसा सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, और जितने भी आपके प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं तीनों में इक्वल होते हैं, इसीलिए उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो जाते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से उनका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है, इन सभी का एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन इनका मास नंबर 1, 2 और 3 है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कार्बन के लिए, कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, 6C12 और 6C14। अगर कार्बन हमारा 2 अलग अलग आइसोटोप्स में प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर सेम है और इनके मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर हमेशा यहाँ लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आइसोटोपिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सभी 2 या 3 आइसोटोप्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आइसोबार्स, आइसोबार्स जिसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और मास नंबर सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल आर्गन एंड कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 18 है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, लेकिन दोनों का ही मास नंबर 40 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मास नंबर सेम है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, आइसोबार्स। तो ऐसा सेट ऑफ एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन मास नंबर सेम होता है। आइसोटोप्स के बारे में अगर डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है अलग अलग पर्पसेस के लिए, जैसे यूरेनियम को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर में। आयोडीन का जो आइसोटोप होता है उसको गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, और कोबाल्ट का जो आइसोटोप होता है उसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे एप्लीकेशंस हैं आइसोटोप्स के। उसके बाद हमने डिस्कस किया आइसोबार्स। तो स्टूडेंट हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा कि एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अलग अलग मॉडल्स, जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स मॉडल को डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमें पता चला कि वैलेंसी क्या होती है और हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फाइंडिंग आउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमने पढ़ा कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में अभी तक डिस्कस की। नेक्स्ट सेशन में इसी चैप्टर के हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपके लिए लेकर आएंगे। तो आपको बहुत अच्छे से जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं एनसीईआरटी में वो सभी क्लियर हो जाएंगे।